पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से एक ऐसा सिलसिला देखने को मिल रहा है जिसने वहां की सुरक्षा एजेंसियों, आतंकवादी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी, जैश ए मोहम्मद यानी जेईएम, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों से जुड़े कई प्रमुख चेहरे अलग अलग शहरों में अज्ञात हमलावरों की गोलियों का निशाना बन गए। अधिकांश मामलों में हमलावर मौके से फरार हो गए और इनमें से कई हत्याओं की जांच आज भी अधूरी है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आई जब 26/11 का एक और हमलावर पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान परेशान है। ऐसे में हम पाकिस्तान के इन आतंकियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे इन्होंने भारत को निशाना बनाने का ख्वाब तो देखा, लेकिन अब इनके ख्वाबों में ही मौतें नहीं आ रही, इनकी मौतें भी हो रही हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कारी सईद अब्दुल अजीज की पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वो कुबा मस्जिद के बाहर अचानक गिर पड़ा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मस्जिद पहुंचने से पहले अजीज ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था। इसके बाद नमाज के लिए पहुंचने पर वो अचानक गिर पड़ा। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन वीडियो वायरल है। अजीज पर 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की साजिश में शामिल होने का आरोप था। हमले में लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई के कई ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 166 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। उस पर लश्कर की एक यूनिट संभालने का भी आरोप था, जो आतंकियों के बीच कम्युनिकेशन और जम्मू कश्मीर में मारे गए लश्कर आतंकियों के परिवारों को आर्थिक मदद से जुड़े काम देखती थी। पाकिस्तान में लश्कर आतंकियों की रहस्यमय मौतें जारी। अजीज की मौत ऐसे समय में हुई है जब पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई आतंकियों और ऑपरेटिव्स की रहस्यमय तरीके से हत्या की खबरें सामने आती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग घटनाओं में 30 से 40 लश्कर ऑपरेटिव्स मारे जा चुके हैं। हालांकि इन घटनाओं और अजीज की मौत के बीच कोई सीधा संबंध होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि अजीज की मौत बीमारी की वजह से हुई या फिर किसी और वजह से। मामले में पाकिस्तानी अधिकारियों की आधिकारिक जानकारी का इंतजार तो है, लेकिन पाकिस्तान के कई रक्षा विशेषज्ञ इसको लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं। कैसे शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला? साल 2020 के बाद पाकिस्तान के पंजाब, कराची, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकांश घटनाओं में हमलावर मोटरसाइकिल पर आए, बेहद करीब से फायरिंग की गई, कुछ ही सेकंड में फरार हो गए। कई मामलों में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, लेकिन जांच एजेंसियां हमलावरों तक आज तक पाकिस्तान की नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तानी मीडिया और कुछ अधिकारियों ने समय समय पर इन घटनाओं के पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ होने का आरोप भी लगाया। वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस हत्याओं को लेकर कई दावों और विश्लेषणों को प्रकाशित किया। दूसरी ओर भारत सरकार ने ऐसे आरोपों पर कोई आधिकारिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि रहस्यमयी मौतें भारत की वजह से ही हो रही हैं, क्योंकि जिन्होंने भारत पर आतंकी हमला किया ज्यादातर वही इस हमले में मारे जा रहे हैं। अज्ञात हमलावरों के हमले में मारे गए प्रमुख आतंकी अबू कताल सिंधी। अबू कताल सिंधी लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय ऑपरेशनल कमांडर माना जाता था। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की साजिश रचने और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने में शामिल था। मार्च 2025 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों की पहचान सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकी थी। मौलाना शाहिद लतीफ जैश ए मोहम्मद का ये कमांडर भारत के 2016 पठानकोट एयरबेस हमले के आरोपियों में शामिल था। अक्टूबर 2023 में पंजाब प्रांत के सियालकोट क्षेत्र में मस्जिद से बाहर निकलते समय उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान पुलिस ने इस सिलसिले में मामला भी दर्ज किया था, लेकिन हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी। ज़ाहुर मिस्त्री साल 1999 के IC 814 विमान अपहरण मामले के आरोपी ज़ाहुर मिस्त्री की मार्च 2024 में कराची में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। भारत लंबे समय से उसे वांछित मानता रहा। वो भारत के वांटेड लिस्ट में शामिल था, लेकिन वो पाकिस्तान में मारा गया। आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्यों में गिने जाने वाले आमिर हमजा कट्टरपंथी प्रचारक और संगठन के वैचारिक चेहरों में शामिल था। साल 2025 में उसकी मौत की खबर सामने आई। हालांकि उसकी मौत के कारणों को लेकर अलग अलग रिपोर्टें हैं
और सभी सोर्स इसे टारगेट किलिंग नहीं बताते, इसलिए इस मामले को सावधानी से देखा जाना चाहिए। लेकिन ये भी बड़ा आतंकी था जो पाकिस्तान में मारा गया। खालिद रजा। अलबद्र से जुड़े खालिद रजा पर भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। फरवरी 2023 में कराची में उसकी हत्या कर दी गई थी। सलीम रहमानी का नाम भारत की वांछित आतंकियों की सूची में शामिल रहा है। साल 2024 में पाकिस्तान में उस पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। मारे गए आतंकियों की भूमिका। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन संगठनों के कई सदस्य सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ, हथियार की सप्लाई, शिक्षण शिविरों के संचालन, वित्तीय नेटवर्क और भर्ती अभियान से जुड़े रहे हैं और सबसे ज्यादा 26/11 हमले मामले में भी। इनमें कुछ लोगों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश रचने या उन्हें लॉजिस्टिक सहायता देने के आरोप लगे। इन आरोपों का आधार भारतीय जांच एजेंसियों की चार्जशीट, वांछित सूची और सार्वजनिक बयान रहे हैं। क्या कहता है पाकिस्तान में इन घटनाओं के बाद कई बार यह आरोप लगाया गया कि विदेशी एजेंसियां देश के भीतर लक्षित हत्याएं करा रही हैं। कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों और मीडिया संस्थानों ने भारत की खुफिया एजेंसी पर कई बड़े आरोप लगाए कि यह हत्या भारत करवा रहा है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से निर्णायक न्याय की अंतर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। भारत सरकार ने पाकिस्तान में हुई इन हत्याओं की जिम्मेदारी कभी नहीं ली। नई दिल्ली का लगातार यही कहना रहा कि पाकिस्तान को अपनी धरती पर सक्रिय आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारत ये भी दोहराता रहा है कि सीमा पार आतंकवाद उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए, ना कि भारत पर आरोप लगाने चाहिए। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन पाकिस्तान में इन आतंकियों को मार रहा है, क्योंकि एलईटी के वरिष्ठ सदस्य ने 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अब तक दावा किया है, लेकिन आज तक सार्वजनिक सूची बाहर नहीं आ पाई है। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ प्रमुख नामों की स्वतंत्र पुष्टि हो पाई है, जिस नामों को हमने आपको बताया है। हालांकि अब तक कुल 30 के आंकड़े को पार कर चुका है। लश्कर-ए-तैयबा क्या है और कैसे काम करता है? अब आपको बताते हैं जो लश्कर के आतंकी मारे गए हैं ये कैसे काम करता है, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा की शुरुआत 1986 में हाफिज मोहम्मद सईद और जफर इकबाल ने की थी। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला यह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और भारत में कई तरह के हमलों से जुड़ा रहा। लश्कर-ए-तैयबा का नाम 2000 के लाल किला हमले, 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और 2008 के 26/11 मुंबई हमले समेत कई बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन का नेटवर्क केवल हमले करने वाले आतंकियों तक सीमित नहीं होता। इसके पीछे भर्ती, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, फंडिंग और संगठन से जुड़े लोगों के परिवारों की मदद जैसे अलग अलग काम संभालने वाले नेटवर्क से होते हैं। मुंबई में आतंकियों ने किया था हमला। अब मुंबई में आतंकियों ने किस तरीके से हमला किया था जो अब मारे जा रहे हैं, जो भारत को दहलाने के ख्वाब देखा करते थे, और किस तरीके से उस वक्त हाहाकार मचा था जब इन आतंकवादियों ने हमला किया, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। 26 नवंबर 2008 की रात समुद्र के रास्ते आए 10 लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों ने मुंबई में कई जगहों पर हमला किया था। सीएसटी, ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस मुख्य निशाना थे। 29 नवंबर की सुबह ताज होटल में आखिरी आतंकियों के मारे जाने के साथ ऑपरेशन खत्म हुआ था। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुताबिक हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, 238 लोग घायल हुए थे। रात करीब 8 बजे 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे और अलग अलग टीमों में बढ़ गए। 9:20 पर सीएसटी पर 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 9:30 बजे लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया गया और तकरीबन 9:45 बजे ताज होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट में हमला हुआ। कई लोग अंदर फंसे रहे। इसी दौरान नरीमन हाउस पर भी आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। सीएसटी के बाद पुलिस पर हमला। सीएसटी से निकले दोनों आतंकी कामा अस्पताल की तरफ बढ़े, उनका पीछा कर रही पुलिस टीम पर भी हमला हुआ। इसी दौरान एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल सीपी अशोक कामटे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय सालस्कर शहीद हुए। बाद में अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया और उसका साथी मारा गया। 27 नवंबर को चलाया गया था कमांडो ऑपरेशन। होटलों और नरीमन हाउस में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस, सेना, मरीन कमांडो और एनएसजी ने ऑपरेशन शुरू किया। ताज और ओबरॉय को घेरकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नरीमन हाउस में भी कमांडो ऑपरेशन चला। ओबरॉय, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस से आतंकियों का सफाया कर दिया गया। नरीमन हाउस ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हुए। हालांकि ताज होटल में ऑपरेशन जारी रहा। कुछ आतंकी अब भी अंदर मौजूद थे। 29 नवंबर को ताज में आखिरी ऑपरेशन चलाया गया। सुबह ताज होटल में एनएसजी ने अंतिम कार्रवाई शुरू की और करीब सुबह 8 बजे तक आखिरी 3 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही करीब 60 घंटे चला 26/11 का आतंकी ऑपरेशन खत्म हुआ।
इसमें 9 आतंकी मारे गए, एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। जांच और अदालत की कार्रवाई में सामने आया कि हमले के पीछे लश्कर तैयबा का नेटवर्क था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब ये आतंकी जो भारत को दहलाने के ख्वाब देख रहे थे, अब वो खुद ही दहल रहे हैं, वो खुद ही मर रहे हैं या फिर उन्हें मारा जा रहा है। फिलहाल भारत में कई लोग काफी खुश हैं जब 26/11 का ये आतंकी मारा गया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।